जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। और आप ना कल्ले बैठ के जरा ना पढ़ा करो कि एसीसी इसकी डोमेन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से, इसको क्लासिफाई कैसे करना है, इसका आप पेपर पढ़ो कि कौन सा एसीएस कहाँ एक्सप्रेस होता है। ये आज ना मैं आपको थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है सर। मैंने पहले भी वैसे पढ़ाया था लेकिन पता नहीं ये ना आप लोगों को भूल जाता है। एसीएस का काम क्या है? सर एसीएस जो है वो डिफरेंट पाथवेज को कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर, जैसे इथाइलिन के पाथवे इथाइलिन की प्रोडक्शन वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। मेन काम क्या है इसका? ये तो वो पाथवे पूरा बता दिया ना, मेन काम क्या है इसका? ये इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर जाकर क्या करता है कि ये एसएएम को एसीसी में कन्वर्ट करता है, एसएएम को एसीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसीसी सिंथेसिस का नाम है, ठीक है, एसीएस। जी सर। ये जी पता, सर। ठीक है। अच्छा, इसके एंजाइम के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है ना इसका, वो है विटामिन B5, ठीक हो गया। अच्छा, जो जी रोल सर। ऑफ एसीसी जो है प्लांट्स के अंदर, इसका फ्रूट राइपनिंग है, और इसके अलावा मेन रोल इसका प्लांट के अंदर राइपनिंग है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये कब कब प्रोड्यूस होता है, ये सारी बातें इन्होंने बताई हुई हैं कि एसीसी जो है ना, ये हार्मोनल स्ट्रेस के दौरान भी प्रोड्यूस होता है, बायोटिक एंड एपैटिक स्ट्रेस के दौरान भी प्रोड्यूस होता है, और डेवलपमेंटल जैसे राइपनिंग के दौरान या लीफ की सेनेसेंस के दौरान भी ये प्रोड्यूस होता है। अगर हम एसीएस की जी क्लासिफिकेशन सर। करें तो आप इसकी क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर ना तीन, आगे अगर ये एक एंजाइम है एसीएस, इसकी अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो इसकी ना इसके फर्दर तीन इसको सब क्लास है। ये एंजाइम है ना एसीएस, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन सिंथेस। ठीक है। ये क्या है, ये इसकी आगे फर्दर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर तीन डिफरेंट क्लासेस है। अच्छा, एक क्लास जो है टाइप 1, उसका मैं आपको बताता हूं अभी, इस स्लाइड पे दोबारा आते हैं फिर। ये मुझे मुझे अच्छा, अच्छा इसकी ना जो टाइप 1 है ना, ये देखो, अच्छा ये देखें टाइप 1, ये जो टाइप 1 होती है ना इसकी, उसके, अच्छा ये ना हर अमाइनो एसिड का एक पहली वाली यहां से स्टार्ट होता है, वो प्रोटीन का एंड होता है, एक एंड वाला प्रोटीन का एंड होता है। जो स्टार्ट वाला प्रोटीन का एंड होता है उधर उधर होता है अमाइनो ग्रुप, इसलिए उसको एन टर्मिनल कहा जाता है। ये जो है ना इसका अमाइनो एंड है। अच्छा, जो लास्ट वाला एंड होता है उधर होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसलिए उसको सी सी एंड कहते हैं उसको। अगर हम इस प्रोटीन का सी एंड के ऊपर एनालिसिस करें ना, या कार्बोक्सिल एंड के ऊपर, या सी एंड, या एंड, ये अमाइनो एंड, ये कार्बोक्सिल एंड, इसको सी टर्मिनल कहते हैं और इसको एन टर्मिनल कहते हैं। जब हम इसका सी टर्मिनल के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो अगर तो आखिरी ये चार, ये देखो ना, ये A1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं टाइप 1 के अंदर। अच्छा, टाइप 2 है उसके अंदर एक्स्ट्रा एक अमाइनो एसिड होता है, थोड़े अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, लेकिन टाइप 3 के अंदर इसके बाद कोई अमाइनो एसिड नहीं होता। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, इसके अंदर टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सी टर्मिनल के ऊपर होते हैं। अच्छा, अब सी टर्मिनल के अंदर ये इतनी वेरिएशन की वजह से इसको फिर डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह जो
एसी जो अरेबिडोप्सिस की ACS 1, 2 और 6 है, ये तीनों टाइप 1 में आते हैं क्योंकि इसके एंड के ऊपर ये हमारे पास 4 किस्म के अमीनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, टाइप 2 के अंदर जो है, टाइप 2 ये है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में टाइप 2 पाई जाती है। ज्यादातर तादाद में कौन सी ACS है? टाइप 2। और जो टाइप 3 है ना, उसके अंदर बहुत रेयर है, बहुत कम है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब एक और बात बताऊं, इसकी और क्लासिफिकेशन। अच्छा, अच्छा ये देखें, ये जो टाइप 1 है ना, ये देखो ACS 1, 2, 6, इसके एंड के ऊपर C टर्मिनल के ऊपर मैंने कहा था कि 4 होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इसके बारे में एक मिनट मैं ना आपको एक अच्छा, ये जो अमीनो एसिड है ना, इसके अंदर ये देखें, ये अनस्टेबल फॉर्म है इसकी। ये जो टाइप 1 है, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा डिग्रेड होती जाती है। क्या होती जाती है? डिग्रेड होती जाती है। अनस्टेबल का मतलब है ACS बनती है। अच्छा, इसको कौन डिग्रेड करता है? ये जो इसके अंदर ना एक E3 एक लाइगेज होता है, वो इसको डिग्रेड करता रहता है, ठीक है। अच्छा, ये एक एंजाइम है E3 जिसका, लेकिन अभी तक इसको कंफर्म नहीं हुआ कि ये कौन है, ये टाइप 1 के अंदर है। अच्छा, इसके एड, अच्छा, लेकिन अगर ये चारों के चारों ये जो अमीनो एसिड्स है, अगर इसके ऊपर इसकी फास्फोरिलेशन हो जाए, क्या हो जाए? इसके साथ फास्फोरस ऐड हो जाए इसमें, फास्फोरस ऐड हो जाए, तो ये डिग्रेड नहीं होता, ये स्टेबल हो जाती है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि ये अब इथाइलिन प्रोड्यूस करने में एक्टिव हो जाती है। सर ये रिपीट कीजिएगा। अगर फास्फोरस ऐड हो जाए, फास्फोरिलेशन हो जाए, तो फिर फास्फोरिलेशन हो जाए तो ये स्टेबल हो जाती है। स्टेबल का मतलब ये एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, ये एक्टिवेट कब होती है? जब पैथोजन का या किसी भी या डेवलपमेंटल स्ट्रेस आ जाए। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जब भी प्लांट के, मैंने बताया था कि ये प्रोटीन कब एक्टिवेट होती है? ये देखें, सैम से ACC कब बनता है? जब ACC सिंथेस बनती है। और ACC सिंथेस कब बनता है? जब ये इस तरह के स्ट्रेसेस आते हैं। स्ट्रेसेस आने से क्या होता है कि जब स्ट्रेसेस आता है तो ये डिफरेंट काइनेजेस है। अच्छा, अच्छा, ATP किसकी बनी होती है? सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एडिनोसिन बनी होती है ट्राइफॉस्फेट, ATP। 3 फॉस्फोर होते हैं, एक बेस होती है, राइबोज शुगर होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है ATP का? सर एनर्जी सर प्रोड्यूस एनर्जी करना, प्रोविजन करना। फास्फोरस को रिलीज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। एग्जैक्टली, एनर्जी देना किसी भी मॉलिक्यूल के एक साथ। फास्फोरस रिलीज होगा मतलब 7.3 किलो। एग्जैक्टली, जो ATP है ना, जो ATP, मैं आपको बताता हूं, ATP जो है, जब ये कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, ADP का मतलब है डाइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट। तो एक फास्फोरस रिलीज होता है। रिलीज हो गया एक फास्फोरस। अच्छा,
ये जो रिलीज होके इसके साथ अटैच हो जाता है, जी सर। इसको कहते हैं फास्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फास्फोरिलेशन। किसी भी प्रोटीन के साथ अगर फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाती है। बिल्कुल। ठीक हो गया सर जी? यस सर सर। अभी ना नेट का बहुत इशू आ रहा है, आवाज बिल्कुल कट के आ रही है, कट कट के आ रही है आवाज। यार क्या तरह मोशन जो भी है आपके साथ, जो यूनस है, आपको आ रही है? जी सर आ रही है। कट कट के तो नहीं आ रही? सर सुबह नहीं बिल्कुल नहीं क्लियर आ रही थी, अब सर पता नहीं क्या ठीक आ इशू रही, है। सही आ रही है। चले शुक्र है, शुक्र है। यानी मेरे टेंशन छुपाता ठीक है। अच्छा, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको भेज दूंगा बाद में। ठीक है, ये जो है ना, जी सर। इसका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह वीडियो। हेलो हाय हेलो शाम। हेलो। हेलो। यार आवाज आ रही है, तेरी आ रही है, सब नु आ रही है तेरी। तो अपना ना माइक अपने सर ठीक करा ला। नील आवाज, कोई नहीं आवाज आ रही। सर शाम के नेट का प्रॉब्लम है शायद, ये इसके सेल का प्रॉब्लम है। अच्छा चले, मैं इसको बाद में बता दूंगा जी। अच्छा, अच्छा ये समझ आ रही है कि ये जो है ना, जी सर। ये जो एटीपी है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर। जब एडीपी में कन्वर्ट होती है तो एक फास्फेट ग्रुप रिलीज होता है। अच्छा, अब वो जी सर। एंजाइम जो फास्फोरिलेशन करता है, वो एंजाइम जो फास्फोरिलेशन करता है उसे कहते हैं काइनेज। जी सर। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी सर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर इट मीन ये दो एंजाइम है, MPK3 और CDPK। ये दोनों काइनेज एंजाइम है। ये एंड के ऊपर इसके के लिखा हुआ है ना, जी सर। ये दोनों काइनेज के एंजाइम है। ये क्या करते हैं कि ये जब भी पैथोजन का अटैक होता है तो ये एंजाइम जो है ये इसको फास्फोरिलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाती है और इथाइलिन बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है। जी सर। ये टाइप 1 हो गई। लेकिन टाइप 2 जो है, टाइप 2 इसका सिस्टम थोड़ा सा और है। इसको ईटीओ हर टाइम डिग्रेड करता रहता है। अच्छा। जो ईटीओ को जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो जो टाइप 2 है, इसको कौन डिग्रेड करता है ऑल द टाइम? ईटीओ। ईटीओ। ईटीओ, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, और फिर जब साइटोकाइनिन या ब्रेसिनोस्टेरॉइड इस तरह के कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो ईटीओ इनएक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट हो जाती है। राइट। ठीक हो गया। अब ये तीसरी जी है, सर। ये एक तीसरी है। इसका अभी तक फंक्शन को खास नोन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि XBAT32 ये एक एंजाइम है जो कि इसको डिग्रेड कर इनएक्टिवेट रखता है। लेकिन ये कब एक्टिवेट होती है ये भी एक सवालिया निशान है, और ये कैसे इंटर कन्वर्ट होती है ये भी एक सवालिया निशान है। इट मींस देयर इज स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड। राइट राइट। ठीक है, अब हमें जी ये सर। समझ आ गई कि हमारी जो तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है हमारे पास, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अच्छा, यस अब सर। समझ आ गई? यस सर। जी सर। ये समझ ठीक है। अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ना मेरे पास, अभी मैं एक अभी अपने आप को मैंने एक मिनट। अब आप लोगों ने ना बहुत ज्यादा पेपर पढ़ने हैं इस तरह के। अच्छा, इसको मैं डाउनलोड कर लूं। सर ये प्रेजेंटेशन हमें भी फॉरवर्ड कर दें। ये मैंने कर दिया, ग्रुप में ऐड कर दिया, ऑलरेडी भेज दिए। ठीक है, राइट सर। अब ये देखें। अच्छा, जो टाइप 1 होती है ना, अगर आप उसका प्रोटीन की अलाइनमेंट करें ना तो उसके एंड के ऊपर
टाइप 2 वाली जो एंड होगा उसके अंदर FNDR ये अमाइनो एसिड्स का होगा। जो टाइप 1 होगी उसके एंड के ऊपर ये PLVRAQT ये इस तरह के अमाइनो एसिड्स होंगे। जब आप अलाइन करेंगे ना तमाम प्रोटीन की जो आपकी पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं, उसको जब आप अलाइन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर तो एंड के ऊपर PLVRAQT वगैरह आए तो हम कहेंगे कि ये टाइप 1 है। अगर एंड के ऊपर FNDR ये वाली सीक्वेंसेस आए तो हम कहेंगे ये टाइप 2 है। जी सर। अगर ये तीसरे वाली ये इस तरह की आए या बिल्कुल ये कम हो तो इट मींस दैट कि दिस इज टाइप 3। ये एक आपके पास ये मैं आपको भेज देता हूं ये तस्वीर भी, ठीक है। इससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपके अंदर टाइप 1 वाली कितनी है, टाइप 2 वाली कितनी है और टाइप 3 वाली कितनी है। जी सर। अच्छा ये देखें यहां भी इन्होंने क्लासिफाई ऐसे किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये देखें 3। इवन इसका क्लेड भी डिफरेंट है तीनों के। जब हम इसको फाइलोजेनेटिकली भी एनालाइज करते हैं देन दे आर कमिंग इन द सेम क्लेड। टाइप 2 वाली एक क्लेड में होगी, टाइप 3 वाली एक क्लेड में होगी और टाइप 1 वाली एक क्लेड में होगी। अच्छा एक क्लेड पे होगी। यस सर। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चों? जी सर। अच्छा अब आपने अलाइनमेंट करके देखनी है कि आपके ये देखो ना टाइप 1 ACS कंटेन प्रोटीन 1 CD एंड 3 मैप के फास्फोरिलेशन साइट्स। ये देखें ये 3 फास्फोरस और 1 ये जो 1 वाली है ये वाली CD के ये दोनों क्या है, काइनेसेस है। क्या है? काइनेसेस। काइनेसिस। मैप काइनेस कहते हैं इसको, मैप काइनेस। अच्छा मिटिजन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज इस तरह का इसका नाम है, ठीक है। और टाइप 2 जो है वो ACS प्रोटीन दे कंटेन 1 उसके अंदर 1 है ये CDPK टाइप फास्फोरिलेशन साइट और ये टारगेट किससे होती है? ETO से। अच्छा जो ACS3 प्रोटीन कंटेन नाइदर फास्फोरिलेशन साइट नार TOE साइट, ये XPAT 32 से होती है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ रैपिडोप्सिस टाइप 1 AC आर फास्फोरिलेटेड इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक योर बोट्रेटिस सिनेरिया ऑफ इन्फेक्शन एंड आर पॉसिबली फास्फोरिलेटेड बाय CPCDK। अच्छा जबकि आर मोर स्टेबल phosphorylated ACS are normally more stable than the unphosphorylated, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं एक ये कहानी आपको समझ आ गई कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सीक्वेंसेस है उसमें से टाइप 1 वाली कौन सी है, टाइप 2 वाली कौन सी है और टाइप 3 वाली। एक तो ये इस तरीके से पता चल जाएगा। एक मैं आपको ना अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंसेस शायद मैंने आपको भेजी थी, मैंने भेजी है आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल से। अच्छा चले मैं आपको दोबारा भेज देता हूं। ये देखें अब मैं आपको जब भेजूंगा, अच्छा इसके मुताबिक जो अरेबिडोप्सिस है ना उसकी ACS 1, 2 और 6 ये तीनों कौन सी है? टाइप 1 की है, ठीक है। अगर आपकी सीक्वेंसेस सेम क्लेड में आए, अगर इस वाले ACS 1 मैंने ये रैबिडोप्सिस की सारी सीक्वेंसेस आपको भेज देनी है, अगर तो आपका सीक्वेंसेस इस क्लेड में आए जिसके अंदर ACS 1, ACS 2 और ACS 6 हो तो कहेंगे ये टाइप 1 है। अगर आपकी इस क्लेड में है जिसके अंदर ACS 9 और और रैबिडोप्सिस की ACS 8 हो और ACS 4 हो तो इसे हम कहेंगे कि ये टाइप 2 है।
अगर आपका इस क्लेड में आए जिसके अंदर ACS4 सॉरी ये ACS11 है और ACS7, तो फिर हम कहेंगे कि ये टाइप 3 है, जो कि बहुत रेयर होती है, ज्यादातर रेयर होती है टाइप 3। टाइप 1 सबसे ज्यादा, टाइप 2 ये दोनों ज्यादा होती हैं, लेकिन टाइप 2 आर टारगेटेड बाय ETO, टाइप 1 आर फास्फोरिलेटेड बाय काइनेसेस, ठीक है। टाइप 3 का अभी तक अननोन है कि ये कैसे फंक्शन करती है। maybe you can find some papers where you can have a better understanding what is the function of type 3। मेरी बात यहां तक समझ हुई? जी सर। राइट। अच्छा, अब एक और बात जो मैंने आपको समझानी थी, एक और बात ये देखो, ये मैंने कहा है कि ये ETO इसको जो आप अभी काम भी कर रहे हो ETO के ऊपर, कि ETO इसको डिग्रेड कर देती है, मैंने बताया था। ये देखें, मैंने एक पेपर भी अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन भी शेयर, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो ACS प्रोटीन आर नॉर्मली सब्जेक्ट टू रैपिड प्रोटियालाइसिस। प्रोटियालाइसिस का मतलब है कि ये नॉर्मली डिग्रेड होती रहती है, ठीक है। इसको कौन डिग्रेड करता है? जो टाइप 2 वाली होती है। नॉर्मली दे आर डिग्रेडेड बाय ETO1। ETO1 in with the help of CUL3 ये क्या करती है कि इस ACS को रैपिडली डिग्रेड करके इसको प्रोटियासोम में भेजती रहती है। अब प्रोटियासोम क्या है? ये प्रोटीन का कब्रिस्तान है। ये क्या है? ये प्रोटियासोम क्या है? प्रोटीन का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोटीन कब्रिस्तान है सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, अच्छा, और इसको कहते हैं यूबिक्विटिनेशन। इस प्रोसेस को, प्रोटीन के डिग्रेड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूकोटिनेशन। यूबिक्विटिनेशन। ये मैं अभी बताता हूं इसके बारे में। यूबिक्विटिनेशन। हाँ, यूबिक्विटिनेशन। यूबिक्विटिनेशन। अच्छा, ये तो, अच्छा एक मिनट, प्रोटीन ये देखें, ये मैंने एक और प्रेजेंटेशन बनाई थी आप लोगों के लिए, बल्कि मिल गई थी मुझे कहीं से। अच्छा, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती कैसे है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ETO का काम क्या है, क्योंकि आपने ETO पे भी काम कर रहे हैं, ACS पे भी काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन डिग्रेड कैसे होती है। अच्छा, अब हर, जिस तरह बंदे की एक लाइफ होती है, आपको पता है कि बंदे की एक लाइफ होती है, इसी तरह लाइफ होती है, हर कंपाउंड की एक लाइफ होती है। आपको जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हमें बता देते हैं कि इस चट्टान की लाइफ कितनी है, ये बता देते हैं कि इस जो मुजस्समा है इसकी लाइफ कितनी है। इसी तरह हमें यह भी पता चल जाता है कि प्रोटीन की लाइफ कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट प्रोटीन्स है, वेरिएबल लाइफ स्पैन, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, और उनकी बताया हुआ कि कुछ एंजाइम जो है वो सिर्फ 0.2 आवर्स उनकी लाइफ है, कुछ एंजाइम है उसकी 1.3 आवर्स, कुछ है 150 घंटे तक भी दे रिमेन इन द सेल एंड दे रिमेन एक्टिवेटेड। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेचुरली, अच्छा, प्रोटीन जो है वो कब डिग्रेड होती है नॉर्मली, ठीक है, जब एक हर एंजाइम जो है वो, जब प्रोटीन है वो एक खास टेम्परेचर और pH पे काम करता है। जब भी सेल के अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाए, जब pH ग्रेडियंट चेंज हो जाए, तो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। और उसको या जेनेटिकली फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ लोकेशन भी होती है, अगर अदर देन जो उसकी लोकेशन है उसकी जगह किसी और जगह पर चली जाए, वहां भी वो डिग्रेड हो जाती है। अच्छा, अब इसको छोड़ो। अच्छा, अब ये प्रोटीन डिग्रेड होती कैसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन डिग्रेड होती कैसे है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटियोसोम में जाके डिग्रेड होती है,
ठीक है, ये कौन कौन से चीजें रिसेप्टर मीडिएट, नॉर्मली जो हमारा काम है जो प्रोटियासोम से रिलेटेड है, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिग्रेड होते हैं, सेल साइक्लिन प्रोटीन होती है, वायरस कोडेड प्रोटीन्स होती है, इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है, और डैमेज प्रोटीन्स होती है। ये सारी की सारी कहां डिग्रेड होती है? प्रोटियासोम में। अच्छा अब ये देखें, ये बच्चों, अच्छा प्रोटीन डिग्रेड होने के लिए ना, ये ऊपर लिखा हुआ यूबिकोटिन, ये वाला, ये यूबिकोटिन क्या होता है कि ये एक जस्ट लाइक जिस तरह एक बंदा जब ना मर जाता है, ठीक है, तो उसको कफन पहना दिया जाता है। जब कफन पहना दिया जाए, अब पता है कि इसको अब कब्रिस्तान में लेके जाना है इसको, जी सर। ठीक है। जो यूबिकोटिन है ये प्रोटीन का ना कफन है। जिस प्रोटीन को ये कफन पहना दिया गया ना, इसका मतलब उसने प्रोटियासोम जाना है। ये बात समझ आ गई? यूबिकोटिन क्या है? ये एक ऐसा सिग्नल है, जो ऐसी प्रोटीन है जो किसी भी प्रोटीन के साथ जब अटैच हो जाती है तो उस प्रोटीन की मौत आ जाती है, ठीक है। ये क्या करती है कि यूबिकोटिन क्या करती है, टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, और जिस टारगेट प्रोटीन के साथ ये बाइंड हो जाए, अब वो क्या कहां चली जाती है? प्रोटियासोम के अंदर, वहां जाके ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है। यहां तक कंफर्म हुई आपको बात बच्चों? हेलो? जी जी सर, जी जी अच्छा, जी जी सर। यूबी, इसको यूबी वैसे हम यूबी कहते हैं, या यूबी सिग्नल जिस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, तो उसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन नाउ दिस प्रोटीन विल बी डिग्रेडेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो ईटीओ है ना, ईटीओ, हम ईटीओ की डाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं। ईटीओ क्या करती है कि ये यूबिकोटिन को ना हलाशेरी देती है और इसको इस प्रोटीन के साथ अटैच करवा देती है। अच्छा, यूबिकोटिन ड्राइव, ये क्या, ये सबस्ट्रेट होता है, ये चैनल्स होते हैं, ये तो इस तरह ये सारी प्रोटीन डिग्रेड होती है। मैं आपको थोड़ा सा अच्छा, ये वो दूसरा पार्ट आ गया, ये यूबिकोटिन, ये वाला। अच्छा, अब यूबिकोटिनेशन होती कैसे है? इसके अंदर ना 3 मेन एंजाइम्स है जो यूज होते हैं। सबसे पहले क्या होती है कि एंजाइम है जिसका नाम है E1, फिर दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है E2, और एक तीसरा एंजाइम है जिसे कहते हैं E3। ये तीनों एंजाइम यूबिकोटिनेशन के अंदर इसका रोल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक पहला जो एंजाइम है ना, ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा जो E1 है ना बच्चे, जी वो जी क्या, सर। 3 एंजाइम है, ठीक है। एक मिनट, ये इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं। अच्छा, सी टर्मिनल, ये सारी की सारी। अच्छा, ये यूबिकोटिन, ये एक ऐसा वो सिग्नल है जो प्रोटीन के साथ अटैच होता है, ठीक है। यूबिकोटिन एक ऐसा सिग्नल है जो जिस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है। ये हाईली कंजर्व्ड होती है, ठीक है। जी सर। इवन अच्छा, अब ये क्या होती है कि सबसे पहले कई यूबिकोटिन ना आपस में इकट्ठी होती है। इट मीन पहला जो एंजाइम है ना, जो पहला एंजाइम क्या करता है, वो जो E1, ये बताया हुआ इन्होंने E1, ये E1 बाइंड यूबिकोटिन। E1 क्या करता है कि वो जो है ना यूबिकोटिन के साथ बाइंड करके उसको E2 के साथ अटैच कर देता है। यूबिकोटिन को लेता है और उसको E2 के साथ अटैच कर देता है। जो E1 है वो क्या करता है कि इसको लेता है और इसको अटैच कर देता है किसके साथ? E2 के साथ, E1 E2 के साथ। E2 के साथ। ठीक है। E1 ट्रांसफर यूबिकोटिन टू E2 कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। अच्छा, E1 जो है
जो E2 है वो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम है, जो E2 क्या है वो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम है, और E1 जो है उसे एक्टिवेटिंग एंजाइम कहते हैं। E1 जो है उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग एंजाइम, जो कि एक्टिवेट करता है यूबिकोटीन। यूबिकोटीन को क्या कर देता है कि वो एक्टिवेट कर देता है, और जो E2 है वो डिफरेंट यूबिकोटीन को आपस में मिला के कंजुगेशन कर देता है। क्या कर देता है, फिर जोड़ देता है कंजुगेशन। आपको पता है कंजुगेशन होती क्या है? जी सर। अच्छा ये देखें, अच्छा और E3 क्या करता है? E3 एक्चुअली जो है ना E2 यूबिकोटीन के साथ मिलकर E3 एक्चुअली बाइंड करता है प्रोटीन के साथ। E2 आइडेंटिफाई ए टारगेट प्रोटीन जिसको डिग्रेड करना होता है। E3 क्या करता है, वो उस टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। E2 conjugation enzyme is bound by E3 which transfer ubiquitin to the target protein। वो कौन है जो टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच करता है यूबिकोटीन को? वो E3 है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। ठीक है। इट मींस अब हमें पता चला कि 3 तरह के मेन एंजाइम है, E1, E2 और E3। E1 क्या करता है कि यूबिकोटीन को एक्टिवेट करता है, E2 कंजुगेट करता है, और E3 उस टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच कर देता है इसको जिसके साथ इसने डिग्रेड होना होता है, ठीक है। अच्छा और जो अब E3 है क्या, E3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसके अंदर नॉर्मली ना ये जिंक फिंगर डोमेन होती है, मोटिफ होता है इसके अंदर, ठीक है। जिंक ये ना 3 डायमेंशनल इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसको मैं बाद में पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। और इसको अभी बाकी बाद में बताते हैं आपको। ये समझ आ गई कि 3 एंजाइम्स हैं। अच्छा अब ईटीओ है क्या? इन तीनों में से ईटीओ को हम क्या कहेंगे? अच्छा अब ये देखें, ये है कुल 3। अच्छा एक मिनट। एक मिनट में ना ईटीओ की थोड़ी सी डेफिनेशन आपने इंटरनेट से मैं अभी देखता हूं। ईटीओ इथाइलिन ओवर एक्सप्रेसर, ठीक है। अच्छा इथाइलिन क्या है? एसेंशियल फैक्टर ऑफ द इथाइलिन व्हिच एक्ट बाय रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ACS and may act as a substrate specific adapter that connect ACS enzymes। अच्छा ये जो है ना AC जो ETO है ना, ये E3 एंजाइम है। ये क्या है? मेरी बात की समझ आई है बच्चों? जी सर। ये जो यूबिकोटिनेशन के अंदर E3 एंजाइम है ना, ये कौन है? ये ETO है। ईटीओ, हाँ। ये देखें, ये जो है ETO जो है, ठीक है, ये क्या करता है? ये एक्चुअली टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और ये जो है ना इसको अटैच कर देता है इसके साथ जो आपका यूबी सिग्नल है। मेरी बात की समझ आ गई?
कि ये जो है ना ETO, जी सर। ये है तीसरा, जो E3 है, E3 यूबिकोटिनेशन जो है ना, E3 यूबिकोटिनेशन, तो ये वो है। मेरी बात की समझ आ गई? जी जी सर। चले, शुक्र है। तो आपने अब आपको ये समझ आ गई कि हम कह सकते हैं कि ई जो है ना, जो हमारा अच्छा, ये लिखा हुआ है कि टाइप 2 है, ACS प्रोटीन आर यूबिकोटिनेटेड बाय ETO1, ठीक है, आर ELO1 यूबिकोटिन लाइगेज एंड आर, इट मींस ETO1 जो है ये क्या है, E3 यूबिकोटिन एंजाइम। इसे हम क्या कहेंगे, ETO1 इज E3 यूबिकोटिन एंजाइम। यूबिकोटिन एंजाइम। अच्छा, इसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं वो इधर से अभी हमें पता चल जाएगा, इसकी साइंटिफिक नाम क्या है E3 का। अच्छा, E3 को क्या कहते हैं, E2 conjugate enzyme is bounded by E3 ligase। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेज। इसे क्या कहते हैं, लाइगेज। ये E3 यूबिकोटिन लाइगेज, इसको हम क्या कहेंगे, E3। अब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है कि E3 यूबिकोटिनेशन लाइगेज होता क्या है। इसको E3 यूबिकोटिनेशन लाइगेज यूबिकोटिनेशन। अच्छा, तो ये आपने पढ़ना है कि व्हाट इज E3 यूबिकोटिनेशन, ठीक है। अच्छा, क्या 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 अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लांट के अंदर E3 जो टाइप एंजाइम है वो सिर्फ ETO ही है या कोई और भी है? नहीं लगी समझ? नो सर। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो E3 टाइप हमें पता है कि ETO है, यहां पर समझ आ गई, ठीक है, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर रहा है। क्या ETO क्या करता है, ये टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसको उसके साथ यूबी सिग्नल अटैच करता है। ये काम हो गया, समझ आ गई आपको? जो यूबी सिग्नल है, यूबिकोटिन प्रोटीन है जिसने प्रोटीन को डिग्रेड करना होता है, ये ETO क्या करती है, ETO बाइंडिंग साइट्स होती हैं टाइप 2 के अंदर, यहां पर जाकर ये ETO इसके साथ बाइंड करता है और इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है या यूबिकोटिनेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये डिग्रेड हो जाती है। यहां तक समझ आ गई? जी सर। यहां पर समझ आ गई। अच्छा, क्या दुनिया में सिर्फ एक ACS प्रोटीन ही डिग्रेड होती है या और प्रोटीन भी डिग्रेड होती है? सर प्रोटीन और भी भी डिग्रेड होती हैं। इट मीन E3 एंजाइम की टाइप 1 नहीं है। ये तो ETO तो उसकी एक टाइप हो गई ना। इट मींस E3 टाइप एंजाइम, जो इसे लाइगेज कहते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ E3 एंजाइम दैट इज अवेलेबल इन प्लांट्स, और उसमें से एक ये